हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी लर्निंग्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉल अप लेटर कैसा दिखता है और उसमें क्या चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। और दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर रिपीटर्स कैंडिडेट। और ये जो कॉल अप लेटर मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। और ये जो कॉल अप लेटर है दैट इज़ फॉर टेक्निकल कोर्स 35। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है एसएससी वुमेन टेक्निकल कोर्स 35 बिकॉज दिस इज द मोस्ट रीसेंट कॉल अप लेटर विच इज़ अपलोडेड इन द इंडियन आर्मी वेबसाइट। सो मैंने इसीलिए इस कॉल अप लेटर को पिक किया है। और डजेंट मैटर आप टेक एंट्री से हो या नॉन टेक एंट्री से हो, मोस्टली चीज़ें सिमिलर रहती हैं। बस टेक एंट्री में क्या होता है कि ब्रांच वाइज आपकी कट ऑफ मेंशन्ड होती हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि 2025 में कॉल अप लेटर में कुछ चेंजेस हुए हैं। बिकॉज एसएसबी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो सारे चेंजेस आपको इस कॉल अप लेटर में देखने को भी मिलेंगे और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, जो कॉल अप लेटर होता है, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कॉल अप लेटर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो आपके जीमेल पे भेजते हैं या आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना होता है। तो मैं पहले ही ये क्लियर कर देती हूँ आपको कि जो कॉल अप लेटर है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है लॉगिन करके। वो आपको आपकी जीमेल पे नहीं भेजते हैं। क्लियर? तो ये आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना होता है। देन सेकेंड थिंग इज़, जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जब आप वो करते हो डाउनलोड करते हो, तो उसमें आपको हर चीज़ मेंशन्ड होती है कॉल अप लेटर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो होती है, कॉल अप लेटर इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवन, वहाँ पे आपका स्पेसिफिक नेम नहीं होता है। और ये बहुत बल्क में भी रिलीज़ नहीं करते हैं, वो एक ही बार में अपलोड कर देते हैं और वहाँ पे जाके आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसे डाउनलोड करके व्यू करना होता है। तो सबसे पहली लाइन जो होती है वो यही होती है, डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड एसएसबी इंटरव्यू। ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज का है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज लिखा है। अगर आपका बोर्ड भोपाल है, बैंगलोर है या एएफएसबी में वाराणसी है तो प्लेस चेंज यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग्स मेंशन्ड होती हैं कि जैसे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्शन पे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट 5:15 AM। तो जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि आपको एक बस पिक करने के लिए आए प्लेटफॉर्म से, तो उन्हें एमसीओ ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है, जो मोस्टली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही अवेलेबल होता है। और ये प्रयागराज में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट उसी डेट को आ रहे हैं तो 5:15 AM को रिपोर्ट कर सकते हो और वहाँ से फिर आपको जो इंडियन आर्मी की बस होती है वो लेने आ जाती है। और यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा होता है कि जो कैंडिडेट्स नहीं भी आ रहे हैं बस से, वो खुद से भी आ सकते हैं ऑटो या कैब करके। तो ये पूरा एड्रेस लिखा होता है कॉल अप लेटर में। मैं दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है नियर कैरियप्पा गेट, न्यू कैंट, पानी टंकी चौराहा, कानपुर रोड, प्रयागराज। ये एड्रेस इसीलिए लिखा होता है कि जो कैंडिडेट्स एमसी ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं और जो एक दिन पहले आ रहे हैं, वो खुद की कन्वीनियंस से भी इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं और आपको 6 AM तक उस गेट पे पहुंच जाना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट थिंग जो थर्ड पॉइंट है वो ये लिखा होता है एडवाइजरीज। कुछ एडवाइजरीज रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी कैसी केयर करनी है, आपको क्या क्या लेके आना है अपने साथ, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है एडवाइजरीज में, इसमें लिखा होता है कि एंटी मॉस्किटो प्रिकॉशंस। ये सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है। फॉर एग्जांपल आपको 1600 आवर्स शाम में 6 बजे के बाद फुल स्लीव शर्ट्स पहननी है, लॉन्ग पैंट्स पहनने हैं। ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखा होता है कि कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मैंडेटरी एफिडेविट्स फॉर रॉन्ग नेम, टैटूज एट्सेट्रा। एफिडेविट्स के लिए मैं इसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या क्या एफिडेविट लेके जाना है, कौन कौन से अपेंडिक्स आपको फुलफिल करने हैं। तो ये उनके लिए होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ पूरे कंप्लीट करके लेके जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फोटो कॉपी करवा रहे हो या लेके जा रहे हो, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी होती है और इंसान उसमें पैनिक करने लग जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल असिस्टेंस एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज़, ये भी अवेलेबल होते हैं सारे बोर्ड्स में। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल रिलेटेड तो वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और वो बहुत अच्छे से केयर करेंगे आपकी। और लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, आपको बस पे करना होता है। आप जितने भी शर्ट्स पैंट जो भी आप दे रहे हो उस हिसाब से आपको पे करना होता है। उसके बाद कंपनसेशन की बात आती है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें एसएसबी में ट्रैवल अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस, ट्रैवल अलाउंस सिर्फ तभी मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम एसएसबी अटेंड करने जाते हो। बी द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आपको ट्रैवल अलाउंस सिर्फ तभी मिलेगा जब आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो। वंस यू बिकम रिपीटर आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता और आपको अपने कन्वीनियंस से ही जाना होता है। और यहाँ पे लिखा होता है रिस्क सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो अपेंडिक्स भी है। तो एज एज आई सेड कि मैं अपेंडिक्स के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आपको सारे अपेंडिक्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या लेके जाना है और क्या कैसे कैसे फिल करना है। तो जो फोर्थ पॉइंट होता है कि नो चेंजेस विल बी मेड इन एसएसबी सेंटर एंड डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि एसएसबी डेट तो यार हम जब चाहेंगे तब चेंज करवा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम केसेस में होता है, अगर आपका कोई कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम अटक रहा है या कुछ मेडिकल इशू है या कुछ है, तो आप मेल कर सकते हो एसएसबी को, जो भी एसएसबी सेंटर है आपका। और अगर वो कंसिडर करते हैं आपके मेल को, तभी वो आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बैचेस की, नेक्स्ट बैच अवेलेबल होना चाहिए सेम एंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये टेक का कॉल अप लेटर है तो टेक्निकल एंट्री का जो भी आपकी डेट है उसके बाद वाली डेट में भी बैचेस अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो रीशेड्यूल करते हैं, अदरवाइज रीशेड्यूल इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि नो चेंजेस विल बी मेड टू द एसएसबी सेंटर और डेट्स वन सेलेक्टेड और अलॉटेड। और जो भी बच्चा एब्सेंट होता है उसके लिए भी कोई बैच शेड्यूल नहीं होता है। जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें पहले ही बताया जाता है कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रयागराज का है, तो जो भी प्रयागराज के कैंडिडेट्स हैं उन्हें अर्लीस्ट वे में बताना है प्रयागराज को कि वी आर लोकल रेजिडेंट्स ऑफ हेयर। और अगर आपके पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स डिफेंस में और अगर वो प्रयागराज में सर्व कर रहे हैं तो वो भी आपको बताना होता है, सो दैट वो आपका एसएसबी सेंटर चेंज कर दें। हर एसएसबी कॉल अप लेटर में उनकी ईमेल आईडी होगी और उनका टेलीफोन नंबर होगा जिन पे आप कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। बी पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जिनके भी पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव सर्विंग हैं या किसी भी मिलिट्री स्टेशन में हैं प्रयागराज में, तो वो जल्दी से जल्दी बता दें एसएसबी सेंटर को, सो दैट वो आपका सेंटर चेंज कर दें। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये लिखा है कि विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड विल रेंडर यू फॉर लाइबल लॉ, लाइबल फॉर कैंसलेशन। तो एसएसबी में जब भी आप जाते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से लिखनी है, ऑनेस्टली लिखनी है, कुछ भी उसमें झूठ नहीं लिखना है, बिकॉज एक बार अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे होते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तभी आप एसएसबी जा सकते हो एसएसबी देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले कोर्स लिखा होता है कि एसएससी वुमेन टेक्निकल कोर्स है ये, अगर टेक्निकल कॉल अप लेटर है तो 35 कोर्स लिखा होगा। मैंने टेक्निकल इसीलिए डाउनलोड किया है बिकॉज ये सबसे रीसेंट कॉल अप लेटर अवेलेबल है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एज लिमिट दी रहती है कि 20 to 27 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2025, अगर आप इस एज में आ रहे हो तभी आप एसएसबी देने के लिए जा सकते हो। जो विडोज़ होती हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की उनके लिए एज लिमिट डिफरेंट होती है, उनके लिए 35 ईयर्स होती है और डेट भी मेंशन्ड होती है कि इस डेट तक आपकी 35 ईयर्स हो जानी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि लोग डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हैं और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कैंडिडेट्स का, बिकॉज आप डॉक्यूमेंट कैसे आउट हो जा रहे हो जब आपके कॉल अप लेटर में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप एक दिन पहले भी अगर देखोगे तो सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल मस्ट बी कैरिड अलॉन्ग विद 2 फोटोकॉपीज ईच ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। इसमें आपको क्या करना है, जो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इनकी ओरिजिनल और इनकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। फॉर एग्जाम्पल कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड एफिक्स विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। आपने जो फॉर्म फिल करने के टाइम पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसकी पीडीएफ जो आपने डाउनलोड की होगी उसकी कॉपी, कॉल अप लेटर और उसकी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ये होनी चाहिए सबसे पहली चीज़, बिकॉज वो एज अ एडमिट कार्ड ट्रीट करता है एसएसबी इस चीज़ को, करेक्ट। एंड देन सेकंड पॉइंट है आपका मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो 10th की मार्कशीट है आपकी वो,
और उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। और 10th में इसीलिए बोलते हैं 10th की मार्कशीट, बिकॉज उसमें आपके नेम्स मैच करते हैं, वो आपका पेरेंट्स नेम मैच करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, और यहाँ पे नोट लिखा जाता है कि जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है और या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्टेट बोर्ड से भी करते हैं। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड से भी अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें ये होना चाहिए कि कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ में, कैंडिडेट नेम और पेरेंट्स नेम में, ये तीनों चीज़ों में तो मिसमैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी एडमिट कार्ड या मार्कशीट या कोई भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें नोट 2 इसलिए करके मेंशन होता है कि अगर आपका पेरेंट्स नेम डिफरेंट है आपकी 10th की मार्कशीट में और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स देना पड़ेगा और एफिडेविट देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने साथ पैन कार्ड रखना है, आधार कार्ड रखना है, पासपोर्ट रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हो इनमें से, और उनकी 2 फोटोकॉपी जिसमें आप ये क्लैरिफाई कर दो कि हाँ हम ऑथेंटिक हैं और हमारे यहाँ जो कोई भी मिसमैच नहीं है नेम्स में या पेरेंट्स नेम में। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, कॉल अप लेटर, उनकी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप रख सकते हो और उनकी भी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद थर्ड चीज़ होती है 12th क्लास की मार्कशीट, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए डिप्लोमा की मार्कशीट और उनकी 2 फोटोकॉपीज़। इंजीनियरिंग डिग्री और उनकी जो 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट होती हैं सेपरेट सेपरेट, वो सारी डिग्रीज। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो तो 6 सेमेस्टर्स तक की आपकी मार्कशीट होनी ही चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कैंडिडेट्स हैविंग बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि हमारी बैक लगी है इंजीनियरिंग में, तो इट्स वेरी कॉमन कि बैक होती है। तो देखो, बैक लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट हियर इज, जब आप अप्लाई करते हो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे या नेवी की या एयरफोर्स के लिए, तो उस टाइम पे आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। उसके बाद आता है कि सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आईडीज और प्रोफाइल, इसके लिए आपको अपेंडिक्स सी फिल करना होता है। अपेंडिक्स के लिए मैंने पहले भी बोला कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, उनके लिए भी एक अलग अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स डी। और जो रिपीटर्स होते हैं उनको अपने सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स लिखने होते हैं, दैट इज अपेंडिक्स ई। 2024 तक ये अपेंडिक्स डी में आता था, बट फ्रॉम 2025 इट इज अपेंडिक्स ई। और फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है कि अपेंडिक्स एफ आपको फुलफिल करना होता है। और ये आपके कॉलेज के जो लेटर हेड पे बनता है और ये साइन करते हैं आपके कॉलेज वाले। और इसमें आपको ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं है एट द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार या डीन जो भी आपके होते हैं कॉलेज के, उनसे आप लेटर हेड पे बनवा के साइन करवा सकते हो। अगर आपका सीजीपीए आता है तो सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए फॉर ऑलरेडी पास्ट कैंडिडेट्स, कि हमारा जो कॉलेज है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा कॉलेज ये मानता नहीं है, हम हमारे कॉलेज में ये नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट आउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स जी फिल करना है। और उसके बाद क्या होता है कि फाइनल ईयर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको भी अपने लेटर हेड पे और इन सब के साइन आप करवा सकते हो, या तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो, या आपके रजिस्ट्रार हो, या आपके डीन हो। और 6 सेमेस्टर की मार्कशीट या थर्ड ईयर जो जिसे बोलते हैं हम, 6 सेमेस्टर इज इक्वल टू थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो आपके पास ये होनी ही चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट और आपकी जो फोर्थ ईयर की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ये फॉर बीआर के लिए होता है, ये एमएससी के लिए होता है ये चीज़। और जो अपेंडिक्स है, आपको कौन सा अपेंडिक्स फिल करना है इसके लिए, अपेंडिक्स एच। करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये होता है अपेंडिक्स जे इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि हम तो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर हम एसएसबी क्लियर कर देते हैं तो हम कैसे अपनी डिग्री सबमिट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि कैंडिडेट्स को अपने कॉलेज से सेम साइन करवाना होता है एज अ प्रूफ कि 1 अप्रैल 2025 तक हम आपको डिग्री दे देंगे। ठीक है, डीजी रिक्रूटिंग को बताना होता है कि हम हमारी जो डिग्री है वो 1 अप्रैल 2025 तक आ जाएगी अलॉन्ग विथ ऑल द मार्कशीट्स। और इसके लिए आपको कौन सा अपेंडिक्स फिल करना होता है, अपेंडिक्स जे। करेक्ट।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन कैंडिडेट्स की बैकलॉग होती है 6 सेमेस्टर तक, ठीक है, तो उनको परमिट नहीं किया जाता है एसएसबी के लिए। ये पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ था कि जब भी आप एसएसबी का फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका उस टाइम पे कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अपेंडिक्स इसलिए भी होते हैं कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी चेक कर सकते हैं। तो अपेंडिक्स के जो होता है वो कट ऑफ परसेंटेज के लिए होता है। आप इसमें देख सकते हो कि आप किस ब्रांच से और आपकी ब्रांच की क्या कट ऑफ गई है। और इसमें ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों को डाउट होती है कि हम ओरिजिनल लेके जा रहे हैं और हमारा ओरिजिनल खो गया तो क्या होगा। तो इसमें देखो जो ओ पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। ओरिजिनल्स विल बी रिटर्न आफ्टर द वेरिफिकेशन एट द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वो सिर्फ आपकी फ़ोटोकॉपी रखते हैं, वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं रखेंगे, वो बस मैच करके आपको दे देते हैं। और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट सारे कैंडिडेट्स को लेके आना होता है, चाहे वो अपीयरिंग हो चाहे पास्ट हो, उसके लिए आपको अपेंडिक्स एल फुलफिल करना होता है। और जो विडोज़ होती हैं डिफेंस पर्सनल की, उनके लिए क्या होता है, अलग से एलिजिबिलिटी होती है, जो आपके पैरा थर्ड सी में गिवन है। थर्ड सी में गिवन है, वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो सर्विस कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत बार ये होता है कि जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स होते हैं वो भी एसएसबी देने के लिए आते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि आपके पास एक मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास परमिशन होनी चाहिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ओके दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर गिविंग एसएसबी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास परमिशन होनी चाहिए अपने यूनिट से। उसके बाद आपकी स्ट्रीम जो है वो मेंशन्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्ट्रीम होती है वो कॉलेज वाले डिफरेंट मेंशन करते हो और आप डिफरेंट स्ट्रीम में अप्लाई करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे डॉक्यूमेंट आउट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है और अपनी स्ट्रीम बहुत अच्छे से मेंशन करनी है। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कट ऑफ। इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी कट ऑफ कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिविल की 60 परसेंटेज कट ऑफ गई है, अगर किसी की 59.9 अगर किसी की परसेंटेज है तो वो भी एलिजिबल नहीं है टू अप्लाई फॉर सिविल। अदर ब्रांचेस में तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। अगर आपका पॉइंट भी कम हो रहा है, एक पॉइंट भी, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही आपको अपने ब्रांचेस की, अपनी स्ट्रीम की जो भी आपकी ब्रांच है, उनकी कट ऑफ चेक कर लेनी है और उसी के बाद अप्लाई करना है। और बॉडी टैटू तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स फुलफिल करना होता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ओके यू आर एलिजिबल और नॉट। वो भी आपके सिर्फ हैंड के अंदर की साइड होना चाहिए, पाम साइड में। वो विजिबल नहीं होना चाहिए आपके कहीं पे भी। और यहाँ पे प्रोसीजर लिखा होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में कि कैसे एसएसबी कंडक्ट करवाई जाती है। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है कॉल अप लेटर से रिलेटेड तो उसमें पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और आपको अगर एसएसबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। उसके बाद ट्रैवल अलाउंस जो पार्ट है आपका, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एसी 3 टायर है बस वही एलिजिबल है ट्रैवल अलाउंस के लिए। अगर आप सेकंड एसी में आ रहे हो, अगर आप फर्स्ट एसी में आ रहे हो तो उसके पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। और इसके लिए अगर आप फ्रेशर हो तभी अप्लाई कर सकते हो ट्रैवल अलाउंस के लिए। उसके लिए आपको अपेंडिक्स एम फुलफिल करना होता है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी डिटेल होनी चाहिए और एक कैंसिल ब्लैंक चेक होना चाहिए या पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ट्रैवल से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस जीमेल पे भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे दूसरा एड्रेस दिया था और अभी आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना है। आप
एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायर्ड एड्रेस का जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आप इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो। एमओडी आर्मी को ये एड्रेस है उनका, ब्लॉक 3 आर के पुरम। और जो फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आपको उन्हें इन्फॉर्म करना है, तो दैट इज़ अपेंडिक्स एन। और जो कैंडिडेट जैसे पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फॉरेन में रह के आ चुके हैं, उनके लिए भी एक अपेंडिक्स होता है, दैट इज़ अपेंडिक्स ओ। इन सारे अपेंडिक्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आ जाता है कोर्ट केस पेंडिंग, जो 16 पॉइंट है। अगर किसी भी कैंडिडेट पे कोई एफआईआर हुई है या कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। एलिजिबल तो मोस्टली केसेस में नहीं होते हैं, बट वो क्या करते हैं, एफआईआर की कॉपी, या अगर वो केस चल रहा है तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ वहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन की जो सारा एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें अगर केस पेंडिंग है तब भी, और अगर केस ख़त्म हो चुका है या चल रहा है उस केस में भी, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना होता है। और उसके बाद ये 17th पॉइंट है कि आप क्या क्या लेके आ सकते हो एसएसपी में। तो आपको कैश रखना है अपने साथ, बिकॉज फ्री टाइम में अगर आपको वेट कैंटीन से कुछ खाना है तो उसके लिए आपको कैश रखना होगा। और एक लॉक और की तो आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए। एसएसबी में बहुत सारे बोर्ड्स में आउट पास अलाउड नहीं है, बट कुछ कुछ बोर्ड्स अब आउट पास दे देते हैं। तो आउट पास के लिए भी बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है, कभी कभी वो नहीं भी देते हैं और कभी कभी वो दे भी देते हैं। फ़ोन्स तो आपके पास रहेंगे ही नहीं, जैसे ही आप स्क्रीन इन हो जाओगे वैसे ही आपके फ़ोन्स जो होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं, और वो आपको सिर्फ कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के बाद ही मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो वो लिखते हैं कि आपको ये तो लाना ही लाना है, इसके अलावा तो आप कुछ भी लेके आओ, बट ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो डार्क कलर का आपका ट्राउज़र होना चाहिए, लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, ब्राउन शूज़, ब्लैक शूज़। नेक टाई जो होती है वो ऑप्शनल होती है, आप पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो। इनका एक एक सेट तो आपके पास होना ही चाहिए। गर्ल्स के लिए सूट्स या साड़ी भी आप वेयर कर सकते हो। प्योर वाइट शर्ट होनी चाहिए, टी शर्ट होना चाहिए, स्वेटर होना चाहिए अगर विंटर टाइम में है, स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए, प्रेफरेबली वाइट फॉर जीटीओ, बिकॉज जीटीओ में ये प्रेफरेबल होता है कि आप वाइट ही पहनो। इनके आपके पास एक या दो सेट्स तो होने चाहिए। दो सेट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जीटीओ हमारा 2 दिन होता है, और अगर एक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। 40 कॉपीज़ तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, बिकॉज आप रिकमेंड होते हो तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत सारी लगती हैं, तो उसके लिए तो सेफ साइड में 42 कॉपीज़ होनी ही चाहिए। मॉस्किटो नेट वहाँ पे मिलता है, और अगर आप ले जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। राइटिंग मटेरियल्स आपके पास होने ही चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट साइक जो टेस्ट होता है आपका सेकेंड है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, तो आपके पास पेन पेपर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, 16th पॉइंट, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, क्वेरी है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये टाइमिंग्स रहती हैं। ट्रैवल अलाउंस से रिलेटेड ये क्वेरी है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज अननेसेसरीली बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपके यहाँ से सारे अपेंडिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये टैटू के लिए अपेंडिक्स होता है, इनके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे अपेंडिक्स हैं। मैं आपको उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आपको सारे अपेंडिक्स कैसे कैसे फिल करने हैं, और आपके लिए कौन से अपेंडिक्स लगेंगे, आपको क्या अपेंडिक्स लेके जाने हैं, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि अपेंडिक्स को कैसे फुलफिल करना है, और आप एलिजिबल हो कि नहीं अपेंडिक्स लेके जाने के लिए, आपको क्या लेके जाना है, सो दैट आप डॉक्यूमेंट आउट तो बिल्कुल नहीं हो जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, आगे शेयर करें, और कोई भी डाउट है एसएसबी से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या स्कॉलर लेटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए।